let's start the unit 2 of communication skills. First we will overview the two topics of unit 2. First is flow of communication. Second is formal and informal communication. Third is Indian versus British versus American English. Fourth is telephone etiquette. Then words often confused. One word substitution, synonyms and antonyms, and last is comprehension, that is the unseen passage. First we'll study about flow of communication कि communication कैसे different channels के through flow करती है. Formal communication refers to flow of official information through proper predefined channels and routes. तो इसका जो फ्लो हो रहा है, जैसे कि एक कंपनी में पहले बॉस अपने असिस्टेंट को बताएगा, फिर असिस्टेंट एम्प्लॉय को बताएगा, तो एक पर्टिकुलर चैनल होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, तो इसको कहते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कंट्रोल होता है और इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैंने बताया कि बॉस होगा, फिर असिस्टेंट होगा, फिर एम्प्लॉय होगा, तो फिर ऐसे कम्युनिकेशन नीचे जाती जाएगी. इसका फ्लो होने का 4 वेज हैं. First is the downward communication, second is upward communication, third is horizontal, and fourth is diagonal. First we'll study about downward. So downward communication, this is the most stereotypical form of formal communication. The information flows from management level down to lower levels. तो जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, जो अपर बॉडी होगी उसमें से जाएगा लोअर बॉडी में, इसको कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो ये मैनेजमेंट लेवल से लोअर लेवल तक जाना, इसी को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, ये सबसे कॉमनली देखा जाता है और इसमें इंक्लूड होते हैं ऑर्डर्स, जैसे कि ऊपर वाला जो होगा सुपीरियर हमसे, वो ऑर्डर देगा या फिर इंस्ट्रक्शंस देगा, और या फिर वो ओरल होगा या फिर रिटन फॉर्मेट में होगा, जैसे कि रिपोर्ट लेटर वगैरह ये सब. तो फिर जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जा रही है, जैसे कि ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, ये सब, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के टूल्स, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के टूल्स ये हैं लेटर्स, ईमेल्स वगैरह, या फिर बहुत बार वर्बली बोला जाता है, तो वो भी एक टूल हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का. सेकेंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. इसमें नीचे से ऊपर लेवल में जा रहा है कम्युनिकेशन. ठीक है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट which passes from subordinate levels up to management level and senior levels. तो जो subordinate level होगा उससे management level में जाएगा. ठीक है, और ये हो सकते हैं रिपोर्ट्स, मतलब कि मैंने कोई काम किया, कोई रिपोर्ट बनाई, तो मैं अपना मैनेजमेंट सुपीरियर वाले को अपने रिपोर्ट सबमिट करूंगी, या फिर रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, कभी कभी कंप्लेंट भी हो सकती हैं. तो ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन के टाइप हो गए, मतलब टूल्स हो गए कि इनके हेल्प से अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है. अलग अलग तरीके हैं ये. फिर है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है दो दोस्तों के बीच में. It refers to communication between individuals who are at the same level within an organization but have different areas of responsibility. ठीक है, तो पहली बात तो ये जो चारों कम्युनिकेशन है, हमें इसे ऑर्गेनाइजेशन के वे में ही बताना है. जैसे हमने उसमें डाउनवर्ड में बताया कि सीनियर से सबऑर्डिनेट में जा रहा है, फिर अपवर्ड में बताया सबऑर्डिनेट से सीनियर में जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल में हमने सीखा कि दो सिमिलर लेवल पे जो दो इंडिविजुअल होंगे उनके बीच में जो बात हो रही है वो होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. तो मतलब इसमें क्या आ गया हमारा, कलीग्स जो एक ही लेवल पे काम करते हैं लेकिन उनका जो एरिया है वो डिफरेंट होता है. किसी ने कुछ हैंडल कर रखा होगा, जैसे मान लो फाइनेंस किसी ने कर रखा है, किसी ने सेल्स को कर रखा है, तो अलग अलग एरियाज हो गए लेकिन सेम लेवल पे काम कर रहे हैं सब.
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन स्लाइटली मोर फ्लूइड एंड डिपेंडेंट ऑन क्रॉस इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो ये थोड़ा आराम से और डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे, ठीक है। और टिपिकल एग्जांपल जो हैं इसके हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जैसे एचआर का एक मैनेजर, एक सेल्स डिपार्टमेंट का, एक मार्केटिंग का। तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। और वैसे बताएं तो दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, ये सब हो गए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। This occurs when employees of different departments at different levels communicate with each other irrespective of the chain of command. Communication between a floor manager and a sales team is an example of diagonal communication. तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो दो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस का। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं और इसको इससे कोई फाइल चाहिए, इसको इससे कोई चाहिए, फिर इसको किसी और से चाहिए, इसको किसी और से। तो ये अलग अलग मान लो डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब भी एम्प्लॉयज डिफरेंट लेवल पे हों, ये सब डिफरेंट लेवल के होंगे। पहली बात, ये सेम लेवल के थे। देखो जहाँ यहाँ पे हमने बात की थी मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स तो सेम लेवल पे रहते हैं चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट के हो। लेकिन इसमें कोई मैनेजर होगा तो कोई असिस्टेंट होगा, कोई कुछ होगा, तो इसमें लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के ही होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में था। और हर एक का जो भी काम होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके फिर काम करते हैं, जैसे कि फ्लोर मैनेजर हो गया और एक सेल्स टीम। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। ये सेल्स टीम तो लोग की टीम होगी और मैनेजर मेन होगा फ्लोर का, है ना। तो फिर दोनों के बीच में जो होगा वो डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही था कि डिफरेंट एरियाज के होते हैं लेकिन सेम लेवल पे काम करते हैं हॉरिजॉन्टल में, और डायगोनल में डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी होते हैं और सेम लेवल पे भी नहीं होते हैं, हर डिफरेंट लेवल के होते हैं। फिर है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो डरना नहीं है, ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल सेम चीज़ होती हैं। The communication in which information flows through proper and predefined solution is referred as formal communication. जब एक तरीके से बात हो, एक प्रॉपर चैनल हो और प्रॉपर एक प्रोसीजर हो बात करने का, तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। It follows a hierarchical chain that is generally established by the organization itself. जैसा कि अभी हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, एक प्रॉपर चैनल है और एक हायरार्कियल चेन होती है। वही चीज फॉर्मल में है, मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमारी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, मतलब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारी हो रही है इसमें आते हैं हमारे डिफरेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और जो हमने पढ़ लिए जो कि थे 4 टाइप के। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मस्ट इन वर्क प्लेस बिकॉज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ताकि एक वर्क प्लेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे। एम्प्लॉयज को बोला एम्प्लॉयज फॉर्मली इसलिए कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से ताकि अपने जो टास्क हैं वो पूरे कर सकें और विद डिसिप्लिन, तो उन्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है फॉर्मली। फिर जनरल एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर रिपोर्ट्स, कमांड्स, ऑर्डर्स। रिपोर्ट्स लिख के दी जाती है या फिर कमांड्स ऊपर मतलब जो हमारे सीनियर है वो दे रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब हो गए फॉर्मल। और इनके ही टाइप है हमारे हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगोनल कम्युनिकेशन, जो हमने अभी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़े। फिर हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप वाइन भी होता है इसका नाम। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल communication and it flows freely in organization without any restraint of predefined channels or routes। तो मतलब कि जैसे
हम नॉर्मली फ्रेंड्स से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं और गॉसिप करते हैं, ये सब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता कि हमें तमीज से ही बात करनी है, डिसिप्लिन वे में ही बात करनी है। तो फिर हम नॉर्मली जैसे हम करते हैं अपने दोस्तों से, वो आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। और ये कंपेरेटिवली वेरी क्विक और रिलेशनल होता है, रैशनल लेकिन ज़्यादा फॉर्मल होगा। ये बहुत क्विक होता है क्योंकि सामने वाला तुरंत रिप्लाई दे देगा, लेकिन फॉर्मल में क्या था, जब डिफरेंट लेवल्स पे बात हो रही है एक दूसरे से, तो फिर हो सकता है कि रिपोर्ट दी है तो फीडबैक बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन ये क्विक होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑफन कॉल्ड ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन फिर से बोल रहे इंपॉर्टेंट है। It is also important for growth of company because employees can discuss work related issues more openly which ultimately saves the company's time and money. ये growth of company में भी important है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो employees है वो अपने work related issues को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ओपनली। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन रह गया, तो फिर ये बैरियर बन जाता है एक टाइप ऑफ, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचता है, ठीक है। अब प्रिंट करना रिपोर्ट इन सबको, इससे अच्छा अगर हम वो इनफॉर्मली बात कर ले रहे हैं तो पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। तो ये हो गया हमारा एक टाइप ऑफ, पहले तो एडवांटेज हो गया इनफॉर्मल का कि ये क्विक और रिलेशनल होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ग्रेपवाइन भी कहते हैं इसको, और वर्क रिलेटेड जो भी काम है उससे इनफॉर्मली बात करके कंपनी की ही ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज भी आ सकती हैं, क्योंकि इनफॉर्मली अगर बात हो रही है तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है, जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो फिर ये एक टाइप ऑफ इसका क्या हो गया, कॉन हो गया। फिर है सम जनरल एग्जांपल, जैसे कि चैट बिटवीन टीम मेंबर्स, चैटिंग नॉर्मल व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, और प्राइवेट जर्नल और डायरी, इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है गॉसिप, जो कि नॉर्मली कोई भी करता ही है, चाहे वो वर्क में हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। तो ये इनफॉर्मल है, इसमें डिसिप्लिन ये सब नहीं देखा जाता, जो मन में आए वो बोल देते हैं। तो वही चीज हो गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगेन याद कर लेना कि हमेशा याद रह जाए। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंडियन वर्सेस ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। पहली बात, इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश सेम होती है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनने जो इंग्लिश हमें सिखाई वही हम सीख रहे हैं। तो फिर इंडियन इंग्लिश जो हमारी होती है वो कई हद तक सिमिलर होती है ब्रिटिश इंग्लिश से, लेकिन कई एस्पेक्ट इंडियंस का भी आ जाता है, मतलब अपना एक्सेंट आ गया, अपना प्रोनाउंसिएशन आ गया, तो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमें देखने हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें पहली बात होती है कि स्पेलिंग सेम वर्ड की डिफरेंट होती है। जैसे हमने मोस्ट मतलब कॉमन एग्जांपल में जो बोलूं वो होता है कलर, और एक होता है कलर, इसमें यू आता है और इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये ब्रिटिश वाली होती है और ये होती है अमेरिकन। हर एक का अपना अपना होता है। एग्जाम्पल है इसमें, जल्दी से हम एक ग्लांस में देख लेते हैं। पहले है कि अमेरिकन में जो वर्ड्स होते हैं वो SE से एंड होंगे और इसमें CE से, जैसे डिफेंस डिफेंस, ऑफेंस ऑफेंस। मेनली तो हम यही यूज करते हैं वर्ड्स, ठीक है। ये अमेरिकन हो गया, ये ब्रिटिश। कैंसल्ड, इसमें क्या है, एक में सिंगल एल आ रहा है और एक में डबल एल आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल वाला किस में आ रहा है, अमेरिकन में। कैंसल्ड कैंसल्ड, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, ठीक है। फिर दूसरी चीज अगर हम जो बोल सकें, अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट और ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट होता है, ये एक और डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेंट का डिफरेंशिएशन आ जाता है। फिर है
कुछ वर्ड्स में अमेरिकन में ER सेंड होता है, इसमें RE से, जैसे थिएटर थिएटर, सेंटर सेंटर, फाइबर फाइबर, ठीक है। और एक होता है OR और OUR, जो कि मैंने कलर और कलर वाला बताया था। इसमें कलर, इसमें कलर, जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं। याद रखना कि ये इंडियन इसके ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बिहेवियर, फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ OO है इन सब में, और इनमें OUR OUR OUR। फिर है IZE का, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, फेमिलियराइज फेमिलियराइज, यहाँ पे ये S होगा, ठीक है। अपोलोजाइज अपोलोजाइज। फिर है कुछ तो वर्ड्स ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग का अंतर नहीं, पूरे वर्ड ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि सॉकर अमेरिकन में बोलते हैं, इसमें फुटबॉल, इसमें पैंट्स, इसमें ट्राउजर्स, इसमें कुकीज, इसमें बिस्किट, इसमें मूवी थिएटर, इसमें सिनेमा। फिर मूवी ड्रग स्टोर, केमिस्ट, स्टोर शॉप, ट्रक लॉरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो ये डिफरेंट पूरे वही हो गए। तो ये था हमारा ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर। इसमें से कुछ कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन तब भी ये टॉपिक कर लेना, एटलीस्ट समझ लेना और कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेना। फिर है हमारा टेलीफोन एटिकेट। टेलीफोन एटिकेट में मतलब पहली बात, टेलीफोन एटिकेट हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं कि जैसे कॉल सेंटर्स पे काम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें है द वे इन विच समवन परसीव्स देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद एन इंडिविजुअल और एन एम्प्लॉय इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो टेलीफोन कन्वर्सेशंस होती हैं वो एक प्रेफर्ड मेथड है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जो हम पढ़ रहे हैं ना। इट्स पर्सनल एंड सर्व्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसे बात करते हैं उसी हिसाब से उसकी इमेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी पोर्ट्रे होती है, इसलिए ये सबसे प्रेफर्ड मेथड होता है पहली बात, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अच्छा इंप्रेशन बना सकें। तो फिर हमें पर्टिकुलर मैनर्स और अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, पॉजिटिव इंटरेक्शन कैसे करनी है ताकि लोग के दिमाग में रह जाए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फोन एटिकेट में ये सब हमें सीखना होता है कि क्या क्या करना है। टेलीफोन एटिकेट में पहली बात एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जो हमारा कस्टमर बोल रहा है वो हमें सही से सुनना है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार पूछ रहे हैं सॉरी सॉरी, नहीं, ये सब नहीं होता है इसमें। फिर जो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सही होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए। क्योंकि हमें याद रखना है हम अपने फ्रेंड फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, और हमारी टोन ऑफ वॉइस भी अच्छी हो, सही होनी चाहिए। पिच भी जो कि किस चीज़ में आता है, पैरा लिंग्विस्टिक में हमने पढ़ा था, नॉन वर्बल में आता है जो कि वॉइस से रिलेटेड है। Here are some telephone etiquettes that show the difference of your telephone manners. We often use friendly greeting to introduce ourselves. Friendly greeting होगी, और फिर we convey enthusiasm through our words. हम अपने words के through enthusiasm दिखा सकते हैं। लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं कि हम कैसे अपने choice of words रख रहे हैं और बोलने का तरीका कैसा है हमारा। फिर हम एक कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल टोन भी हमें मिल जाती है जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए। तो क्योंकि बहुत बार होता है इंटरव्यू टेलीफोनिक भी होता है, वीडियो कॉल पे होता है, तो इन सब में भी हमारा टोन और कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक टेलीफोन एटिकेट। इससे हमारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, कंडक्ट अच्छा होता है। फिर हम दूसरों को कैसे परसुएड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे एक पॉजिटिव वे में, या फिर पॉजिटिव इम्प्रेशन कैसे बनाएंगे, ये भी एक आ जाता है। फिर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे कैसे होंगे ट्रस्ट और लॉयल्टी पे, ये भी हमारे बिल्ड कर देता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोनिक एटिकेट। फिर है हमें कैसे करना है। टेलीफोन एटिकेट्स हमारे कौन कौन से हैं जिससे हमारा अच्छा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो। पहला है कॉल्स को जल्दी से आंसर करना। जब भी कॉल आए 2 से 3 रिंग में हमें उठाना चाहिए, और जब हम
क्विकली किसी चीज का जवाब देते हैं तो उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म दिखती है और कॉलर्स को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू है। तो अगर बाय चांस आप कोई कॉल मिस कर दे रहे हो तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिटर्न बैक भी करना पड़ेगा। सेकेंड है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब हम किसी को रीच आउट करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग, ताकि आइस ब्रेकर, ये हमारा आइस ब्रेकर है। फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से बनता है कि हम किसी को ग्रीट कैसे कर रहे हैं और अपने आप को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ताकि पर्सन एक कंफर्ट लेवल में आ जाए हमारे साथ। फिर है थर्ड, रेजोनेट पॉजिटिविटी। हमारी टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम एरोगेंस में बोल रहे हैं, एग्रेशन में बोल रहे हैं। पॉजिटिव टोन होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, ताकि ये रैपो बनकर रहे। It is a good idea to practice speaking in front of a mirror to fine tune your tone. तो हम जब मिरर के सामने बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बोलने का तरीका, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सब सही होता है। तो ये एक वे है जिससे हम अपना बोलने का तरीका सही कर सकते हैं। फिर हमारा कि कॉलर स्टाइल, मतलब जो हमारा कॉलर है सामने वाला, उसके स्टाइल को, उसकी टोन को अगर आप मैच करो तो उसको लगता है कि हाँ कोई है अपने कंफर्ट लेवल पे। तो हमें मिरर करना पड़ता है अपने कॉलर के स्टाइल को। इफ दे वांट टू स्किप फॉर्मेलिटीज एंड गेट टू पॉइंट, यू गेट टू द पॉइंट एज वेल। उनको फॉर्मेलिटी अगर नहीं करनी, उनको कोई इंट्रोडक्शन ये सब नहीं चाहिए, आप सीधा मेन पॉइंट पे आइए, तो आपको आना पड़ेगा ही, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और सामने वाला जो हो उसको भी कोई यार, और जो सामने वाला है वो आपका पॉइंट सही से ले सके। मेक देम फील कंफर्टेबल बाय बीइंग ऑन द सेम पेज। एक ही जिस चीज की वो बात कर रहे हैं उसी चीज से करना है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाएं। फिर फिफ्थ, एक्टिवली लिसन करना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं और बहुत सारे रीजन होते हैं कि फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए एक नोटबुक रखो ताकि साइड बाय साइड आप कन्वर्सेशन को ट्रैक कर सको अपने और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज दे सको यूजिंग योर नोट्स। फिर है मिनिमाइज इमोशनल रिएक्शंस। मैनेज करना चाहिए अपने इमोशंस को। पता चला कभी गुस्सा कर रहे हो या फिर सामने वाला हो सकता है कॉलर जो हो वही रूड हो, तो आप भी उससे और रूड होकर बोल रहे हो, या फिर आप रोने, तो आप और रूड हो रहे हो, तो फिर ये सही तरीका नहीं है। ऐसा एक आपको तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप पोलाइटली अपने आप को एक्सक्यूज कर दो कुछ मिनट के लिए, या फिर कॉन्वर्सेशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दो। जब आप वापस सही माइंड में आ जाओ तो कॉल पे वापस आ जाओ और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आप बना सकते हो तब तक सोचकर, और अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकते हो। फिर है आस्क फॉर परमिशन। People feel in control of conversation when you ask for the permission before taking any action. तो परमिशन लेनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एक्शन को पहले करने से। फॉर एग्जाम्पल, मे आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट शोज रिस्पेक्ट एंड गिव्स कंट्रोल टू योर कॉलर। तो होल्ड पे रखने के बजाय आप पहले उन्हें बता दो कि मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रह रहा हूँ, आई विल गेट बैक टू यू इन सम मिनट्स। तो ये एक एटिकेट्स होते हैं बेसिक टेलीफोन पे बात करने के। तो फिर लास्ट हमारा कॉन्फिडेंस इज की टू एनी प्रोडक्टिव इंटरेक्शन। तो इफ यू स्ट्रगल इन आंसरिंग एनीथिंग, कोई भी फ्रेज, मतलब कोई सेंसिबल फ्रेज यूज कर दीजिए, जैसे कि दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई वांट टू मेक श्योर आई फाइंड द राइट आंसर फॉर यू, सो यू कैन एक्सक्यूज योरसेल्फ फॉर सम टाइम। एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है आपकी एबिलिटी में। तो ये थे हमारे टेलीफोन एटिकेट्स कि हम कैसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पोलाइटली और डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं फॉर्मली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। तो अब से हमारा है ग्रामर।
वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज मतलब कि दो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी डिफरेंट है, जैसे कि इफेक्ट और इफेक्ट। और फिर है अमंग और बिटवीन, एक है एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। ये सब, इन सब की स्पेलिंग डिफरेंट है ना। लेकिन कभी कभी इन वर्ड्स के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी अमंग और बिटवीन के बीच में हम कंफ्यूज हो गए, अमंग की जगह बिटवीन बोल दिया, बिटवीन की जगह अमंग। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और इस चीज के लिए ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं पीडीएफ में, जैसे कि ब्रीथ हो गया, कैपिटल कैपिटल, फिर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ये सब अलग अलग वर्ड्स होते हैं और सबके अलग मीनिंग होते हैं। फिर ये सब हमारी पूरी लिस्ट है, आप नोट से पढ़ लीजिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक सेंटेंस जो कि पूरा एक, मतलब एक वर्ड के लिए पूरा एक सेंटेंस का मीनिंग सेंटेंस वे में, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि एक पूरा सेंटेंस है उसको एक वर्ड में कैसे बोलें, जैसे कि अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी, लोग अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। या फिर अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस हो गया बायलिंगुअल। फिर अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, मोनार्की। अ ट्रैवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारे नोट्स से। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है थिसॉरस, जिसमें आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। थिसॉरस एक बुक होती है डिक्शनरी की तरह, जिसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं विद सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग मतलब क्या हो गया, सिनोनिम, और ऑपोजिट मीनिंग क्या हो गया हमारे, एंटोनिम। ठीक है, तो इनमें एक वर्ड जैसे दिया होगा उसका सिनोनिम भी दिया होता है और एंटोनिम भी दिया होता है, तो ये पूरी बुक होती है हर वर्ड की। फिर डिक्शनरी क्या होता है, बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इन ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट वाइज सारे वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी हमने ऑक्सफोर्ड की देखी है, और ये हमें बताते हैं कि उसका मीनिंग क्या है और दूसरी लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या है। इवन कभी कभी उसमें, जैसे अगर कोई वर्ड है जैसे गलेबल, तो कभी कभी मतलब डिक्शनरी में ऐसे भी लिखा होता है। तो इससे हमें प्रोनाउंसिएशन भी पता चलती है, भले ही ये स्पेलिंग नहीं थी लेकिन इससे हमें प्रोनाउंसिएशन पता चलती है उस वर्ड की। तो थिसॉरस क्या है, सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पूरा लिस्ट होता है, एक बुक होती है जिसमें सारी लिस्ट होती है। और डिक्शनरी एक बुक होती है जिसमें वर्ड्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। फ्रेंच डिक्शनरी भी होती है, अलग अलग वर्ड्स की डिक्शनरी होती है, हिंदी भी होती है, तो वो हमें मीनिंग बताते हैं, दूसरे लैंग्वेज में उसका मीनिंग मतलब कोई और वर्ड बता देते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं। अब इसमें है लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जैसे कि अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल और बाउंटीफुल, ये हो गया हमारा सिनोनिम। फिर हो गया हमारा स्कर्स, रेयर, लिमिटेड, ये हो गया हमारा एंटोनिम। अबंडेंट मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में यही बोलते हैं, और उसका उल्टा क्या होगा, रेयर अमाउंट में। तो ये हमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पता होने चाहिए। ये भी अल्फाबेट वाइज ही होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, सो यू कैन रेफर आवर नोट्स फॉर द सेम। अगला टॉपिक हमारा आता है जो कि है लास्ट टॉपिक, वो है कंप्रीहेंशन, मतलब कि अनसीन पैसेज। आपको ऐसे एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें आपको लास्ट में फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर बताने होंगे। हो सकता है एमसीक्यू भी हो, या हो सकता है वन वर्ड भी हो, या हो सकता है आपको एक सेंटेंस में आंसर भी देना हो। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ लो, फिर आप पैसेज को पढ़ लो, तो आपको
जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो क्वेश्चन में पूछा था, सो यू कैन मार्क एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द आंसर्स इन योर एग्जाम। सो ये एक इजी तरीका है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। सो यूनिट 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में क्या आता है? पहला है ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली लाइज इन कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायरेक्शनल लेवल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। इसमें हमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना होगा, जो भी हमारे चारों है, विद एग्जाम्पल। ऐसे जो मैंने बॉक्स बना कर आपको बताए थे, ऐसे कर देना। फिर दूसरा है हमारा व्हाट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जो कि है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर डिफरेंस है बिटवीन अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन इंग्लिश। तो पहली बात आप बता देंगे इन दोनों के बीच में कि ये दोनों में उतना कोई अंतर नहीं होता। मॉडिफाइड वर्जन होता है ब्रिटिश इंग्लिश का इंडियन इंग्लिश। फिर अमेरिकन और ब्रिटिश में जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वो लेकर आप बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि तीनों में एक्सेंट का बहुत मेजर डिफरेंस होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियनिज्म। अब यहाँ पे हमारी एक नई टर्म आ गई। तो इंडियनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ड जो कि हमें मतलब बताता है व्हेन a word or a phrase which is a characteristic of Indian English. This may also refer to the way a sentence has been structured, as it was literally transferred from an Indian English to English. Most Indians are bilingual at the very least, speaking their mother tongue as well as English. तो मतलब कि एक वर्ड जो हिंदी में हम मतलब इंडियन लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेज से हम इंग्लिश में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया का एक मतलब जो एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन, ये सब इफेक्ट आ गया। तो इसी को कहते हैं इंडियनिज्म, कि इंडियन लैंग्वेज से एक वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। मतलब कि वर्ड ये बता रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या किसी की इमोशंस को समझना और ऐसे अपनी इमोशंस को दिखाना कि लोग समझ सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। सो यू कैन मैनेज बोथ योर इमोशंस। अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो अपने इमोशंस को कैसे रखना है वो आप कर सकते हैं, और दूसरा कि आप अपने इमोशंस को मतलब दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हैं। फिर टेल एनी 5 टेलीफोन एटिकेट्स, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी उनमें से कोई भी 5 आप बता दीजिएगा। ये 5 मार्क्स में आया, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस एंड डिफरेंशिएट द मीनिंग। अब जो ये वर्ड्स है इसको एक सेंटेंस में मुझे यूज करना है और ऐसे यूज करना है कि उस सेंटेंस से मैं बता सकूं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखना, सिर्फ सेंटेंस ऐसा बना दो कि सामने वाले को समझ आ जाए कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कौन सा हेल है ये पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, आप प्रेफर कर लीजिएगा। फिर एफेक्शन और एफेक्टेशन, इन दोनों का भी अलग अलग मीनिंग है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि आप कैसे एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे आ सकते हैं यही क्वेश्चंस, ऑफन कंफ्यूज वाला, कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया होगा और आपको इसमें से चूज करना होगा, जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन ऑफनली या फिर पेशेंटली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ऑफनली नहीं होगा, पेशेंटली होगा। पेशेंटली मतलब पेशेंस के साथ मतलब वेट कर रहे हैं, ऑफनली मतलब बहुत बार, है ना, तो बहुत बार तो नहीं होगा, पेशेंटली होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस स्वेटर विल बी डैश फॉर मी, गुड इनफ या फिर इनफ फाइन। इनफ फाइन जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो गुड इनफ। दे वेंट आउट इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट द कोल्ड विंड आउटसाइड, तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइट। डिस्पाइट का क्या मतलब होता है? दे वेंट आउट, वो बाहर गए जबकि कोल्ड विंड थी आउटसाइड। ठीक है, कोल्ड विंड होने के बावजूद भी वो बाहर गए, ये कहना चाह रहा है। फिर ऐसे द फूड इज बेटर देन दैट इन दिल्ली या देन दैट इन दिल्ली। देन मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है, दैन मतलब कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन के लिए तो बेटर भी यूज होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो फिर दैन यूज होगा। सो ऐसे ही आप ये सारे
अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो लिख देना है, केपेबल ऑफ बीइंग रेड, ये लिख देना। फिर इन सबका अपना अपना होगा, ठीक है। फिर दूसरा एक और है, समवन विद एन अनप्रेजुडाइज्ड एंड अकोमोडेटिंग नेचर, इसका एक वर्ड होगा। इम्पल्सिव स्टीलिंग, इसका एक वर्ड होगा। फिर इजीली कन्विंस, चीटेड और गल्ड, उस इंसान को क्या कहा जाता है, ठीक है। एंड आर्टिस्ट मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेमोरेबल आर्टिस्टिक क्रिएशन, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे वन वर्ड के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये इम्पल्सिव स्टीलिंग है, इसका होता है क्लेप्टोमेनियक, जिसको चोरी करने की आदत होती है। इम्पल्सिव स्टीलिंग का ये मतलब है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनियक। ऐसे अलग अलग वर्ड्स का होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा वो सारी लिस्ट, सो यू शुड बी सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड लाइकवाइज यू कैन राइट द आंसर्स। फिर राइट द सिनोनिम्स, तो इन सब का सिनोनिम लिख देना, मतलब सिमिलर। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। हिंदी में इसको वही कहते हैं पर्यायवाची शब्द, और इसको कहते हैं विलोम शब्द, जैसा हमने अभी तक पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th तक, ठीक है। फिर है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज दे रखा है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सो दैट यू कैन नो वेयर डज योर प्रिपरेशन लाई। सो आप पूरा यूनिट 2 एक बार जिस्ट में देख लेना, so that you can attempt the grammar questions well and formal, इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं हमारे यूनिट 3 पे। यूनिट 3 के मस्ट डू टॉपिक्स कौन से हैं? पैराग्राफ राइटिंग, फिर आता है हमारा रेज्यूमे राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट्स और मेमोज। तो ये पूरा हमारा यूनिट 3 किस पे बेस्ड है? राइटिंग सेक्शन मान लो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फॉर्मेट्स बता देती हूँ। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है कि पहली बात, पहले एक लेटर होता है, लेटर से बनता है एक वर्ड, वर्ड की हेल्प से हम बना सकते हैं एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस की यूज से हम बनाते हैं एक पैराग्राफ। यही होता है एक पैराग्राफ, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, है ना, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेस। तो इससे हम अलग अलग थीसिस ऑफ पेपर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अपना खुद मिनी थीसिस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। सो पैराग्राफ राइटिंग मतलब एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपको उस पर रेलेवेंट पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। फिर आप ये सब पढ़ लीजिएगा कि पैराग्राफ इफेक्टिव करने के लिए क्या होता है। एक तो यूनिटी चाहिए, फिर डेवलपमेंट, कोहेरेंस, ये सब। पैराग्राफ राइटिंग अब होता कैसे है? पैराग्राफ राइटिंग का ये है सैंपल। जैसे इसमें बोला था बेनिफिट्स ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन में लिखना था, तो इसने लिख दिया कोरोना वायरस, इसकी हेडिंग हो गई, और ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो इसमें बस एक हेडिंग होती है, एक हेडिंग होगी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? पूरा पैरा, ठीक है। फिर हमारा आता है रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे जो होता है वो हम इंटरव्यू के टाइम में ले जाते हैं। एक रेज्यूमे होता है, एक सीवी होता है। आप पढ़ लीजिएगा कि रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, सब लिखा हुआ है इसमें। रेज्यूमे वैसे एक फ्रेंच वर्ड है, मीनिंग समरी। आपने आज तक क्या एम्प्लॉयमेंट की है, क्या एजुकेशन पाए हैं, क्या स्किल्स है आप में, ये सब बताने के लिए रेज्यूमे होता है, और ये एक A4 साइज शीट पे होता है, ठीक है। गुड रेज्यूमे स्टार्ट्स विद अपने क्वालिफिकेशन, जिसमें होती है आपकी स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, आप गुड लीडर हैं, ये क्या है, ठीक है। फिर आपका इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज जो है, क्या आप में वो लाई करते हैं या नहीं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ लीजिएगा हमारे फंक्शन ऑफ रेज्यूमे, जिसमें हम अपना हाईलाइटेड, मतलब अपनी लाइफ के हाईलाइट्स बता रहे हैं, टाइप ऑफ रेज्यूमे ये होता है।
इम्पोर्टेंट हाईलाइट, जैसे मेरा एजुकेशन मैंने कहाँ से लिया, मैंने स्कूलिंग कहाँ से की, ठीक है, मैं कौन से बोर्ड से पढ़ी, फिर मैं कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से किया मैंने, कौन सा कोर्स किया, अपना पर्सनैलिटी, एम्प्लॉयमेंट गोल, करियर एस्पिरेशन, मतलब सब होता है, मतलब ये सब बताता है हमारा रेज्यूमे, ठीक है। और ये हमें अपॉइंटमेंट, जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो अपॉइंटमेंट डिसीजन मतलब देता है। और जो इंटरव्यूअर होगा वो हमारा समझ पाएगा कि हम अपनी बात को, मतलब हमारा बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से वो हमें सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो हमारा रिज्यूमे हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें सैंपल रिज्यूमे का, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें पहले ये एड्रेस है, मोबाइल नंबर, फिर मेल है, फिर पोस्ट किसके लिए अप्लाई की, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल डिटेल्स, फिर आप दे सकते हैं इंटर्न एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, ऑनर्स, रेफरेंसेस जो आपको आपके प्रोफेसर रेफरेंस करते हैं, आप फिर प्लेस बता सकते हैं, डेट, नेम और सिग्नेचर। ये होता है रिज्यूमे। टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में, जो ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, मतलब कि अलग अलग, मान लो पैराग्राफ में पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर उस पर ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दिया और लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो इससे हम मतलब पूरा रिपोर्ट देते हैं किसी चीज से रिलेटेड, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं उसके ऊपर है। फिर इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, प्रीफेस, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर एब्स्ट्रैक्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस। सो ये सब आता है टेक्निकल रिपोर्ट्स में। फिर हमारा फॉर्मेट, इसमें हम कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट ऑन, यहाँ पे टाइटल आएगा, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं याद रखिएगा, तो यहाँ पे हमारा सीनियर का नाम होगा, यहाँ पे हमारा नाम होगा, यहाँ पे डेट होगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या आ जाता है, मतलब आप यहाँ पे था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में हम मतलब ओवरऑल व्यू देते हैं रिपोर्ट का, ठीक है, और वो हम पॉइंट वाइज दे सकते हैं कैसे भी, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, लेटर, कवरिंग लेटर, ठीक है। ये मतलब अलग अलग पेजेस के हैं। सेकंड पेज पे आएगा एक्नॉलेजमेंट, थर्ड पेज पे आएगा लेटर या फिर कवरिंग लेटर, फिर लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, इसमें आ जाएगा आप ग्राफ इन सब की हेल्प से कुछ बता रहे हो, क्योंकि पिक्टोरियल और विजुअल जो चीज़ें होती हैं वो समझनी ज़्यादा इजी होती हैं। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी या फिर प्रोसीजर, डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। फिर लास्ट में अपेंडिसेस, फिर ग्लॉसरी, रेफरेंसेस। तो ये नॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग जो हम करते हैं, जिसमें ऊपर एक हेडिंग होती है और उसमें हम उसके टॉपिक रिलेटेड बताते हैं, ये चीज़ नहीं है। ये हम ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या लिख रहे हैं वो होता है कि हम अपने सीनियर को रिपोर्ट फॉर्म करके दे रहे हैं, फिर उस पर फर्दर डिस्कशन होती है, प्रेजेंटेशन, वो बात की बात है। तो ये होता है हमारा पूरा टेक्निकल रिपोर्ट, और ये मैंने आपको बता दिया पूरा फॉर्मेट। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है मेमोज। Memos help in bridging the communication gap among various sections of organization and also serve as permanent record of information. तो जो different sections होते हैं organization में, उस communication gap को fill करने के लिए, मतलब मैसेज पासिंग के लिए मेमोज को यूज किया जाता है, और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह सेव्ड रहता है, क्योंकि क्या है, एक रिटर्न, और रिटर्न को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और मेजरली क्या यूज हो रहा है, मेमोज, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है लेटर हेड, ओपनिंग पैराग्राफ, फिर हमारा होता है डिस्कशन, फिर होता है हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ, सिग्नेचर, नेसेसरी अटैचमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेमो का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम और सर्कुलर की हेल्प से हम दूसरे एम्प्लॉयज से बात कर सकते हैं, और हम फ्लेक्सिबली डिफरेंट ब्रांचेस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। It is used for reports, briefings or any kinds of internal communication. तो रिपोर्ट ब्रीफिंग या फिर किसी भी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं।
और मेमोज आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि सेकंड पर्सन दे देम करके बात कर रहे हैं। और ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन तब भी ये एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह काम आता है। फिर इसका लेआउट है, पहले हेडिंग, फिर आता है हमारा हेडिंग, डेट, रिसीवर, सेंडर, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर। ये हमारा लेआउट मेमोरेंडम का पूरा। फिर आता है हमारा सही तरीके से यहाँ पे हेडिंग, डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, मेन बॉडी आ जाएगी हमारी। फिर आ जाएगा हमारा सिग्नेचर, नोटिस या अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ नोटिस। अब यहाँ पे एक सैंपल है जो आप देख लीजिएगा मेमोरेंडम का। यहाँ पे ये सर्कुलर गिवन है हमारा, सर्कुलर की हेल्प से हम यहाँ पे अपना मेमो बनाते हैं। तो ये था हमारा मेमोरेंडम। अब यूनिट 3 में क्या क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को डिफाइन कर देना, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कनेक्टेड सेंटेंसेस, है ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल स्किल इन एजुकेशन, इस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। सो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और उसके ऊपर लिख देना है। फिर रेज्यूमे अगर आपको लिखना है तो उसका फॉर्मेट फॉलो करके आपको रेलेवेंट डिटेल्स अपने बता देने हैं। इमेजिनरी बनाना है, गिवन नहीं है, ठीक है। और ये है 15 मार्क्स के सब, रिटन वाले लॉन्ग आंसर्स में ही आते हैं। फिर आता है रिपोर्ट, जिसमें हमें लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज, जिस पे हमें रिपोर्ट लिखना है। या फिर ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्टेड बाय पीपल इन आवर कॉलोनी, इस पे पूरा एक रिपोर्ट लिख देना है, ठीक है। फिर राइट अ मेमोरेंडम टू द मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग द 5th एनुअल बोर्ड मीटिंग, तो इसके ऊपर मेरे को एक मेमो लिख देना है फॉर्मेट को फॉलो कर। सो फॉर्मेट देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको जो उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है वो आपको लिख देनी है। दैट्स ऑल फॉर यूनिट 3। Now we are going to start Unit 4 of Communication Skills. First, we'll overview the must-do topics of Unit 4. First is active and passive voice. ये सब इंग्लिश ग्रामर के अंदर आता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग्स, कॉमन एरर्स जो होते हैं, और टेंसेस जो हमने बचपन में पढ़े हैं। कौन से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Active voice in a sentence denotes that noun or pronoun that acts as subject in the sentence is the doer of the action. In other words, the subject performs the action or acts upon the verb. So, active voice क्या होती है? पहली बात, noun और pronoun क्या होता है? Noun क्या होता है? Name of anything, ठीक है। और pronoun क्या होता है? जो होते हैं she, he, it. So इसमें क्या बोल रहा है कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है एक सेंटेंस में। मतलब कि वो एक्शन को जो कर रहा होगा वो होगा हमारा नाउन और प्रोनाउन, तब होता है एक्टिव वॉइस। सो द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और एक्ट्स अपॉन द वर्ब, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारा? पैसिव वॉइस. It represents the subject is one acted upon by the action or verb in the sentence. इसमें उल्टा है। इसमें हमने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट है it is doing the work on the verb. Meanwhile जो passive voice है, passive voice क्या कर रहा है? वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें वर्ब के ऊपर कर रहा था, इसमें वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट पैसिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज नो लॉन्गर एक्टिव
मतलब सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, बट इट इज पैसिव, एक्टिव नहीं है, पैसिव है अब, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है फिर? एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सेम सेंटेंस को लिख देना ऑपोजिट तरीके से, ठीक है। ये होता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं एक दो, कि एक्टिव वॉइस जैसे ट्विंकल लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, ठीक है। एडवेंचर स्टोरीज आर लाइक्ड बाय ट्विंकल। यहाँ पे ट्विंकल हमारा सब्जेक्ट था, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था ट्विंकल, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमारा वर्ब आया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया। लेकिन इसमें हमने पूरा उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर वर्ब आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सो ट्विंकल लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज आर लाइक्ड बाय ट्विंकल। मीनिंग तो वही हुआ, बस एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज क्या आया? फॉर्मेट का, ठीक है। SVO से OVS। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लता इज लर्निंग फ्रेंच दिस ईयर। फ्रेंच इज बीइंग लर्नड बाय लता दिस ईयर, ठीक है। यहाँ पे इज लर्निंग क्या हमारा वर्ब, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फ्रेंच, और ये लता हो गई हमारी सब्जेक्ट मेन जो डूअर है ना। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, इज लर्नड बाय, इज लर्निंग को इज लर्नड बाय कर दिया, और फिर लता एज इट इज आ गई हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। सो जो हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो पहले लाइक्स था, फिर लाइक्ड आ गया, फिर लर्निंग था, इज बीइंग लर्नड बाय आ गया। तो इसमें टेंस ही चेंज हो जाता है, मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो होगा उससे डिफरेंट होगा पैसिव वॉइस में। ऐसे देखो, कर्ट हैज ब्रॉट मैकरून्स, मैकरून्स हैव बीन ब्रॉट बाय कर्ट। तो उल्टा कर देना सेंटेंस को, सिंपल भाषा में बोलो तो। बाकी ये सब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग देख लेना। फिर हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? When we want to describe what someone said, one option is to use direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone says, putting phrases between the speech marks. ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है मेनली कि जैसे किसी ने कुछ बोला और वो चीज़ मुझे दूसरों को बतानी है कि उसने बोला, ठीक है। मतलब मैं एज अ सेकेंड पर्सन काम कर रही हूँ। सो मैं अगर जो उसने बोला उसको एज इट इज बोल दूं, वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर डायरेक्ट स्पीच को हम डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉल केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। मैं थी और मैंने पॉल का बताया कि वो अंदर आया, उसने बोला आई एम रियली हंग्री। जबकि मैं ये भी बोल सकती थी पॉल केम इन एंड सेड ही वॉज वेरी हंग्री, है ना, बात तो वही होती। लेकिन यहाँ पे मैंने एज इट इज जो उसने बोला था उसको बोल दिया। और याद रखना है ये डबल कोट के अंदर होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम उसी के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। इट इज वेरी कॉमन टू सी डायरेक्ट स्पीच यूज्ड इन बुक्स और न्यूज़पेपर। बुक्स एंड न्यूज़पेपर में हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट स्पीच देखने को मिलता है, जैसे कि द लोकल MP सेड वी प्लान टू मेक दिस सिटी अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपर में छपा होता है ना। सो विद डायरेक्ट स्पीच इट इज कॉमन टू यूज वर्ब टू से, सेड इन द पास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेड यूज होता है से की जगह, ठीक है। सॉरी, but you can also find other verbs used by the indicate direct speech such as ask भी होता है, reply, shout, कुछ भी, ठीक है, ये भी यूज होते हैं। For example, when Mrs. Diaz opened the door, I asked, have you seen Lee? She replied, no, I haven't seen him since lunchtime. तो ask का क्या हो गया? asked, ठीक है, और ये replied, ठीक है, और मैंने as it is डबल कोट में उन्हीं की कही बात बोल दी।
फिर another example is the boss was angry and shouted, why isn't he here? He hasn't finished that report yet, है ना. तो बॉस एंग्री था एंड ही शाउटेड, ठीक है, why isn't he here, डबल कोट में, he hasn't finished that report yet, ठीक है. तो डायरेक्ट स्पीच को मतलब क्या हो गया सिंपल वर्ड्स में कि हमने उन्हीं की कही बात डबल कोट में लिख दी एज इट इज. लेकिन अब आते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच पे, ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट स्पीच मार्क्स एंड विदाउट नेसेसरीली यूजिंग द सेम एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम उनके सेम वर्ड्स भी नहीं यूज कर रहे और ना ही डबल कोट का यूज कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा वी आर क्वाइट कोल्ड इन हेयर, इनडायरेक्ट में हम बोल देंगे दे सेड दैट दे आर कोल्ड, ठीक है. तो मैंने उनकी बात को एज अ सेकेंड पर्सन ही बताई है, उनके वर्ड्स का यूज करना जरूरी नहीं था. इनने क्वाइट का यूज किया, मैंने नहीं किया, ठीक है. तो इनने हेयर का यूज किया, मैंने ना हेयर का ना देयर का कहीं का यूज नहीं किया, ठीक है. तो फिर मैं एज अ सेकेंड पर्सन बात करूं और अपने तरीके से बताऊं कि उसने क्या बोला, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है. सो अगर हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं तो हम नॉर्मली टेंसेस को चेंज नहीं करते, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है. जैसे वी आर का दे हो गया था. फिर however when we report things in past we usually change the tense by moving it one stop back. For example, in the following sentence the present simple becomes the past simple, ठीक है. तो इसने बोला सिंपल टेंस को हमें टेंस में कोई चेंज नहीं करना होता, लेकिन पास्ट का अगर हो तो हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच था आई हैव अ न्यू कार, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड ही हैड अ न्यू कार. आई हैव अ न्यू कार क्या हो गया, प्रेजेंट है, और ये ही सेड ही हैड पास्ट, ठीक है. तो फिर पूरा टेंस ही चेंज कर दिया मैंने. अब इसमें देखो मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को, ठीक है. एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने यहाँ पे दे दिया he said I live in the city center, he said he lived in the city center, ठीक है. he said I am going out, he said he was going out, he said I have finished, he said he had finished, ठीक है. तो पूरा वो टेंस ही चेंज हो जा रहा है. ऐसे she said I can swim, she said she could swim, she said I must go, she said she had to go, she said I may drive there, she said she might drive there, she said shall we start, she asked if she should start, she said I'll call you, she said she would call me, ठीक है. तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट में हम पहली बात क्या थी, डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं, और दूसरा एज इट इज लिखते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट में डबल कोट की जरूरत नहीं है, और दूसरा कि हम एज अ सेकेंड पर्सन आर ओन वे में किसी और की बात बता रहे हैं, ठीक है. तो ये है मेजर डिफरेंस. और एक क्वेश्चन के साथ है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करो, ठीक है, जो हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड में. फिर आता है हमारा क्वेश्चन टैग्स. सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना, वही है क्वेश्चन टैग्स, ठीक है. सैंपल देख लो, जूही इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है. तो इसमें मेरे को करेक्ट क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है. अब देखो जूही इज फ्रॉम मुंबई इजंट शी, ठीक है. पहले तो ये नॉर्मल एक सेंटेंस ही था, लेकिन मैंने दो वर्ड्स को यूज करके और एक क्वेश्चन मार्क जो कि है नेसेसरीली इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसके हेल्प से मैंने एक नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे वी आर लेट फॉर द मूवीज, ठीक है, आंट वी. और फिर सैम इजंट अ गुड बॉय, इज ही, ठीक है. तो ऐसे हम वर्ड्स का यूज करके और क्वेश्चन मार्क लगाकर एक नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है.
ऐसे हम देखते हैं सैम इजंट स्टूडेंट, तो इसका है इज ही, ठीक है, इजंट शी, विल यू, हैवंट यू, वाजंट ही, वोंट ही, ये सब लगाकर हम एक नॉर्मल सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंटेरोगेशन वाले सेंटेंस में, ठीक है। फिर यही था हमारा क्वेश्चन टैग। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने सैंपल में दिया था। फिर है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स में हमें मतलब जो भी एरर्स है उनको सही करना है। जैसे मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन। मैनी पीपल्स, पहली बात चीज नहीं होती, कोई पर्सन होता है, और पर्सन का प्लूरल पीपल ही होता है। पीपल अपने आप में एक प्लूरल है, एस लगाने की नीड नहीं होती है, तो ये हमारा एक गलत चीज हो गई। मैनी पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन, ठीक है, अब ये सही है। द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड। द शेफर्ड टुक द कैटल टू द फील्ड, ठीक है। फिर हो गया हमारा सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड्स व्हाट द टीचर वाज सेइंग। तो पहली बात ये कुड नॉट है, अंडरस्टैंड का क्या होगा, सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वाज सेइंग, एस नहीं आएगा। तो हमें एरर निकालने हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, यही है कॉमन एरर्स, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश का ग्रामर सही होना चाहिए, बस ये मेक श्योर करना है। लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि एक ही चीज की बात हो रही है तो मेडिसिन ही होगा, मेडिसिन नहीं। रामू इज अ ऑनेस्ट मैन, नहीं, रामू इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। सो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है टेंसेस का। टेंसेस इज एन इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट जो कि हमने बचपन में पढ़ रखा है ना। 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट में हो जाएगा जैसे स्वैम, इसमें हो गया स्विम, इसमें हो गया आई विल स्विम, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहली बात है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब कि हम अभी की बात कर रहे हैं, है ना, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको बताना। जैसे कि डेली टास्क्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स भले पुराने हो लेकिन अभी तक है ना, तो वो भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, ठीक है। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे अभी हमने देखा था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये एक ट्रूथ है, फैक्ट है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा भले ही कब बोला गया हो ये चीज, ठीक है। तो हम इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी उस वर्ड में एस या ई एस ऐड करके, जैसे लाइक का लाइक्स, है ना, लाइक टू प्ले आउटसाइड, लाइक्स टू प्ले आउटसाइड। शी राइट्स अ बुक, मून कम्स आउट एट नाइट, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो है फैक्ट सीधा, ठीक है। फिर ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, एकदम सिंपल, बस एस और ई एस लगा देना, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आ जाता है आईएनजी, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा देना, मतलब जो हमारा होगा वर्ड उसमें आईएनजी लगा देना जो टास्क हो रहा है, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम सिंगिंग, ठीक है, आई एम कॉपिंग होमवर्क फ्रॉम माई फ्रेंड, ये सब हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये चीज भी है कि कंटिन्यूअसली हो रहा है ना। आई एम डूइंग माई वर्क मतलब प्रेजेंट में मैं कर रही हूँ, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उन एक्शंस के लिए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आई हैव किल्ड टाइम, शी हैज किल्ड टाइम, या फिर आई हैव सीन द मूवी यू लव द मोस्ट, कि मैंने मूवी देख ली जो तुम्हें बहुत पसंद थी, है ना। तो मतलब ये प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में नहीं। हो सकता है सुनने में लग रहा हो कि ये तो पहले की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैव यूज हो रहा है, अगर पास्ट की बात हो रही होती तो यहाँ पे हैड यूज होता, ऐसे ही हैज यूज हुआ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस वही है, सिंपल, इसमें सीधा लिख देते हैं गो का वेंट हो गया, वर्क का वर्कड हो गया,
जैसे शी डिड नॉट हो गया, शी डिड नॉट लाइक ईट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूस क्या हो गया, जो पहले हुआ था लेकिन कंटिन्यूसली हो रहा था उस टाइम पे, है ना, करके रुक नहीं गया। जैसे कि I was playing in the garden, she was playing in the garden, he was playing in the garden, it was playing in the garden, ठीक है। और was were जब भी आ जाए, had, ये सब सिर्फ पास्ट होते हैं। ing आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। We were playing in the garden, I was cooking last night for my sister's children, तो ये सब हो गया हमारे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, this tense talks about an event which happened in the past. If two actions happened in the past perfect tense is used to display the action that took place earlier, ठीक है। जैसे कि they had arrived at the station, they had arrived। अगर सिंपल पास्ट की बात हो रही होती तो क्या होता, they arrived at the station, लेकिन इसने बोला they had arrived, कि हुआ था, है ना। वैसे हुआ तो वो भी था, लेकिन इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज यूज कर ली, had, तो फिर ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आई थॉट आई हैड सीन द मूवी बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, आई हैड सीन आ गया। अगर सिंपल पास्ट होता तो क्या होता, आई थॉट आई सॉ द मूवी बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, है ना। या फिर आई थॉट आई वॉज वॉचिंग द मूवी बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना। और पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड सीन, ठीक है। हैड के प्लस पास्ट का जो हमारा वर्ड होता है नॉर्मल, वो यूज करना। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हैड भी यूज होगा प्लस बीन यूज होगा, और यहाँ पे जो हमारा वर्ड है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। आईएनजी हमेशा लग जाएगा जैसे ही कंटिन्यूस की बात हो रही हो। शी वॉज वेरी टायर्ड, शी हैड बीन डांसिंग, हैड द स्टूडेंट बीन रोमिंग आउटसाइड द क्लासरूम, सो हैड यहाँ पे यूज हुआ प्लस आईएनजी वाला वर्ड यूज हो गया, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर है हमारा फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब कि हम अहेड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर जैसे कि आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे विल प्ले, शैल प्ले द पियानो टुमारो, विल या फिर शैल हो गया, है ना। विल का क्या होता है पास्ट में, वुड, और इसका होता है शुड, ठीक है। ऐसे सीता विल आस्क द क्वेश्चंस टुमारो, दे विल नेवर स्पीक अबाउट दिस, तो ये नॉर्मल सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस में फिर से वही आईएनजी आ जाएगा, जैसे he will be distributing promotion letters in the office tomorrow at 12 o'clock, ठीक है। इसमें एक्शन कमेंस होगा कल, एंड द एक्शन इज assumed to continue till sometime in the future, ठीक है। मतलब कि कल होगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ टाइम तक होगा, है ना, जब स्टार्ट हुआ उसके कुछ टाइम तक होता रहेगा, ठीक है। जैसे वी विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट टुमारो, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड टुमारो, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, विल हैव, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। तो मतलब विल या फिर शैल के साथ क्या लग गया हमारा, हैव। शी विल हैव फॉरगॉटन हिम बाय देन, she will not have written a letter. Future perfect continuous tense, it is used to talk about actions that will start at a fixed point of time, एक fixed point में होगा फ्यूचर में और कुछ टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है टुमारो एट 4 PM आई विल बी ऑन माई वे टू कोलकाता, इसने बता दिया कि कल होगा ऐसा और मैं क्या कर रहा हूँगा, है ना। तो फिर ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, आईएनजी का काम नहीं आ रहा। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन। प्लान्ड एक्शंस या फिर जो एक्शंस होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, उनकी बात भी यही करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। रिलेटिव्स विल बी स्टेइंग एट आंट मीनाज हाउस, ठीक है। यहाँ पे वैसे आईएनजी आ गया है ना, इसमें नहीं आया था।
रिलेटिव्स विल बी स्टेइंग एट द आंट मीना's हाउस। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि वो रहेंगी जब वो आंट मीना के हाउस में जो रिलेटिव्स हैं वो वहाँ पे रह रहे होंगे जब आंट मीना के हाउस पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब थे हमारे टेंसेस। ठीक है, ब्रॉडली हमने देखा क्या था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं। फर्दर हमने क्लासिफिकेशन देख ली इनकी। एक बार आप एग्जांपल्स के साथ गो थ्रू कर जाना और जो हमने रूल्स बताए वो देख लेना। फिर है, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, लॉन्ग टाइप में ही आते हैं सब कि 10th में इनने बोला पैसिव वॉइस में करना है, जैसे डिड शी रिकॉग्नाइज यू, है ना, हु रोट दिस बुक, इन सबको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर डायरेक्ट क्या है, डिफाइन रिपोर्टेड स्पीच। फिर रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है और उनके रूल्स ऑफ कन्वर्जन, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कर सकते हैं विद एप्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल तो पॉसिबल जहाँ हो, जिस यूनिट में वहाँ देना। ठीक है, फिर इसमें हमें पहले बताना है रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, बता देना 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। फिर इसमें बताने रूल्स जो हम कन्वर्जन करेंगे उसके, जो हमने पढ़े थे वो बताने हैं। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज के फॉर्म में आएगा, 3 मार्क्स का ही है कि इसको हमें इनडायरेक्ट में करना है। देखो ये डबल कोट में, मतलब कि डायरेक्ट में है, तो इसको मेरे को इनडायरेक्ट में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी, ही सेड दैट अल्लाहस देयर इज नो, एज इट इज हमें वर्ड्स भी नहीं यूज करने, तो आपको थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा। ही सेड दैट देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट हिम। ठीक है, तो मैंने सेकंड पर्सन में बात कर ली विदाउट द यूज ऑफ ये डबल कोट्स, या फिर एज इट इज मेरे को ये सब यूज नहीं करना पड़ा जो उसने वर्ड्स यूज किए। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन टैग है जैसे लेट अस गो फॉर अ वॉक शैल वी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। फिर है दे शुड हेल्प द पुअर, ये नॉर्मल है। अब आगे क्या लिख दूंगी, शुडंट दे। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें एरर ढूंढ के एज इट इज लिख देना है। अब जैसे ये लेट अस कॉल देयर टीचर, तो देयर जगह की बात करने के लिए ये वाला देयर यूज होता है कि देयर इज माय फोन, है ना। लेकिन जब आप देयर टीचर, देयर मदर ये सब बोल रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, ये वाला देयर। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सब हो जाएंगे। फिर करेक्ट टेंस के साथ हमें यूज करना है, हमें ब्रैकेट में वर्ड दे दिया, फिर यहाँ पे कौन से टेंस के साथ कौन सा मतलब इस वर्ड को लिखेंगे वो आपको लिख देना है। जैसे शी स्पेंट ऑल हर मनी ऑन हर क्लोथ्स, इसने पहली बात क्या किया कि इसने खर्चा कर दिया है ना, तो स्पेंट होगा। माई वॉच नीड्स रिपेयरिंग, तो ये नीड्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, नीड्स। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर वेयर आई पुट माई अम्ब्रेला। ऐसे फर्दर ये सब हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थे चारों यूनिट CS के। आई होप आपको समझ आए हो। एक बार आप 2x पे वीडियो देख लेना सो दैट यू कैन हैव, मतलब आपका रिवाइज भी हो जाए और एक जिस्ट मिल जाए हर चीज़ का। ठीक है, और अच्छे से करना पेपर, इजी ही आएगा, और एग्जाम्पल्स हर जगह दे देना। ऑल द बेस्ट।